जापान में एक नन थी। दिन में तो वो टेम्पल में बैठकर रिलीजियस किताबों का पाठ करती थी। लोग उसे बहुत धार्मिक समझते थे, लेकिन उसका असली चेहरा कुछ और ही था। जैसे ही रात होती वो एकदम सज धज कर बाहर निकलती, फिर सीधा नाइट क्लब में जाती और वहाँ एक जवान लड़के को पकड़ती, उसके गले लगती और फिर उसे लेकर ऊपर के कमरे में चली जाती। फिर वहाँ दोनों पूरी रात मस्ती करते। ऐसा वो अक्सर करती थी। कभी कभी तो वो और भी आगे निकल जाती। अक्सर वो किसी अच्छे होटल पहुँचती, फिर बिना सोचे 5 मेल मॉडल को हायर करती। इसके बाद तो कमरे से गैंग बैंग की ऐसी आवाजें आती कि कोई भी सुन ले तो दंग रह जाए। बाहर से देखने पर तो वो बहुत सीधी साधी और बहुत शांत और शरीफ लगती थी, लेकिन असल में तो वो अपनी जिंदगी पूरे मजे से जी रही थी। अब ये सब करने के पीछे उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी थी। दरअसल उसके पास एक बहुत कीमती जमीन है और उस जमीन की कीमत 10 बिलियन है। लेकिन उसी जमीन पर एक ठग गैंग की नजर पड़ गई जिसका नाम था ग्राउंड मास्टर। ये ग्राउंड मास्टर नाम का गैंग जापान में एक खास तरह की ठगी करते थे। वो ऐसे बूढ़े लोगों को टारगेट करते थे जो अकेले रहते हो या बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो। फिर ग्राउंड मास्टर उनकी जमीन के नकली डॉक्यूमेंट बनाते और उनकी जमीन किसी और को बेच देते। उनका तरीका इतना पक्का होता था कि कोई भी पकड़ ही नहीं पाता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो स्विंडल्स नाम की एक जापानीज मूवी। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस है। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी, लेकिन इस मूवी में कुछ लूप होल्स भी है जिनके बारे में मैं अंत में बात करूंगा, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब इस बार ग्राउंड मास्टर्स ने एक नई जमीन को चुना। जमीन बाहर से देखने में भले ही थोड़ी टूटी फूटी लगे, लेकिन उसका लोकेशन शहर के बिल्कुल बीचों बीच था। उसकी असली कीमत करीब करीब 4 बिलियन थी, लेकिन ग्राउंड मास्टर्स ने बायर को बताया कि ये जमीन 1 बिलियन की है। इतनी सस्ती डील सुनकर कई सारी कंपनीज उस जमीन को खरीदने लाइन में लग गई। अब हम देखते हैं यामामूरा को। यामामूरा ग्राउंड मास्टर गैंग का आदमी है। वो खुद को जमीन के ओनर का फाइनेंशियल एडवाइजर बताकर बायर से मिला। यामामूरा बहुत चालाक था। उसने बायर की कंपनी को और छोटी कंपनी बोल दिया ताकि वो खुद को बड़ा साबित कर सके। ये सुनकर बायर भी डर गए कि कहीं ये डील किसी और को न मिल जाए, इसीलिए उन्होंने खुद ही कहा कि वो 100 मिलियन एक्स्ट्रा देने तैयार है। साथ ही ये भी कहा कि वो बड़ी कंपनीज की तरह अप्रूवल और पेपर वर्क्स में टाइम नहीं लगाते, वो बहुत जल्दी पेमेंट कर सकते हैं। यामामूरा को लगा कि 1.1 बिलियन बहुत अच्छी रकम है और वैसे भी ये सारा पैसा उनके गैंग की जेब में जाने वाला है। लेकिन जब डील फाइनल करने का टाइम आया तो बायर ने बोल दिया कि वो जमीन के असली मालिक से मिलना चाहते है। लेकिन तब भी यामामूरा ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। वो बोला अगले हफ्ते मिलवा देंगे, अभी फिलहाल वो जमीन देख ले। वो बायर को उस घर में लेकर गया। उन्होंने पहले ही उस घर का ताला बदल दिया था। यामामूरा ने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और कहा कि जगह थोड़ी पुरानी है। वो बायर को अंदर लेकर गया। सब कुछ ऐसा दिखाया जैसे सच हो। जमीन में कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर शो करना हो तो अच्छे से करना चाहिए। फिर यामामूरा ने बायर को एक तरफ ले जाकर इशारे में कहा कि उसे भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। बायर को लगा कि यामामूरा ने उनके 300 मिलियन बचा लिए, इसीलिए उन्होंने उसे पैसे दे दिए। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी ठगी में फंस रहे हैं। अब अगला काम था असली ओनर की जगह किसी एक्टर को लाना, क्योंकि असली मालिक को लाना तो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए गैंग की दूसरी मेंबर वीजी ने एक्टर ढूंढना शुरू किया। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो ओनर के जितना बूढ़ा और कुछ हद तक ओनर के जैसा दिखे, साथ ही वो ज्यादा लोगों को जानता न हो और उसके ऊपर काफी सारा कर्ज भी हो, ताकि उसे पैसों का लालच देकर काम करवाया जा सके। उनके लीडर हैरिसन की मदद से उन्हें एक बूढ़ा एक्टर मिल गया, लेकिन वो थोड़ा डिमेंशिया का पेशेंट था। उसे भूलने की बीमारी थी। ये सुनकर वीजी को थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन हैरिसन को लगा कि ऐसे ही लोग ज्यादा नेचुरल लगते हैं और लोगों को शक भी नहीं होता। कुछ ही दिन में एक्टर को तैयार किया गया, उसकी ट्रेनिंग की गई और नकली डॉक्यूमेंट बनाए गए। यहाँ तक कि उनके फिंगरप्रिंट भी नकली बनाए गए थे ताकि पीछे कोई सबूत न बचे। हर चीज का ध्यान रखा गया। अब बायर से मिलने का दिन आता है, लेकिन जाने से पहले यामामूरा को पता चला कि पिछली बार उन्होंने जिस एक्टर को हायर किया था उसने अपने घर में ही सुसाइड कर लिया। यामामूरा को लगा कि शायद वो पैसों को हैंडल नहीं कर पाया होगा, इसीलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब कुछ देर बाद ग्राउंड मास्टर गैंग उस एक्टर को लेकर बायर के पास पहुंचे। बायर की तरफ से कुछ सिक्योरिटी वाले भी आए थे जो सब कुछ वेरीफाई करेंगे। उस सिक्योरिटी वालों ने उनसे पेपर मांगे और पेपर्स को चेक करने लगे, लेकिन ग्राउंड मास्टर गैंग की फॉर्जरी स्किल इतनी परफेक्ट थी कि उन लोगों को भी पेपर में कोई गड़बड़ नहीं दिखी। तब यामामूरा और बाकी के लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी बायर्स ने
ने 2 फोटोज निकाले और बूढ़े एक्टर से पूछा कि इनमें से उसका घर कौन सा है। ये सवाल आउट ऑफ द बॉक्स था। इस सवाल की रिहर्सल नहीं की गई थी, लेकिन हालात को संभालने के लिए यामामुरा मौजूद था। उसने जल्दी से फोटोज पकड़कर इशारा किया, लेकिन बूढ़े ने दूसरी फोटो की तरफ देखकर कहा कि ये घर उसका नहीं है। मतलब आंसर तो उल्टा था मगर सही था। उसने इतने नेचुरल तरीके से बोला कि सबको लगा वो सच बोल रहा है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सिक्योरिटी वालों ने एक और सवाल किया कि वो आमतौर पर कौन से सुपरमार्केट जाता है। ये सवाल तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस था। तब यामामुरा ने बायर्स को डांटना शुरू कर दिया। वो बोला, इतनी चेकिंग क्यों कर रहे हो, थोड़ा भरोसा भी रखो। लेकिन सिक्योरिटी वाले उनसे पोलाइटली माफी मांग कर बस आंसर पूछते रहे। लेकिन तभी उन्होंने देखा बूढ़े आदमी ने जगह पर ही टॉयलेट कर दी। तब यामामुरा ने कहा कि बूढ़ा आदमी थोड़ा घबरा गया है और अपने साथ वाले आदमी से उसे वॉशरूम ले जाकर साफ करने कहा। लेकिन ऐसे टाइम पर कोई मूव किया जाए तो शक हो सकता है, जैसे बाथरूम में उसे आंसर बता दिए गए हो। लेकिन बूढ़ा एक्टर कुछ कदम चला और फिर अचानक रुक गया। फिर वॉशरूम जाने से पहले ही उसने एक ही सांस में दोनों सुपरमार्केट के नाम बता दिए, जो बिल्कुल सही थे। अब ये सुनते ही बायर्स को पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पेमेंट भी कर दी और इस तरह ग्राउंड मास्टर्स ने 1.1 बिलियन की जमीन बेच दी, और वो भी पूरी प्लानिंग, धोखे और शानदार एक्टिंग के दम पर। अब उस रात जब ग्राउंड मास्टर गैंग को पैसे मिल गए तो उन्होंने अपनी जीत की जमकर पार्टी मनाई। सब बहुत खुश थे। तभी किसी ने पूछा कि बूढ़े आदमी ने आखिर उन मुश्किल सवालों के सही जवाब कैसे दिए। तब कोई जो उनके साथ मीटिंग में भी था, उसने बताया कि उसने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसे पता था कि बायर उन्हें सवालों में उलझाएंगे, इसीलिए उसने चालाकी से ड्रिंक बूढ़े के पैंट पर गिरा दी। फिर जैसे ही वो उसे लेकर वॉशरूम की तरफ गया, उसने चुपचाप अपने कान का एक छोटा सा एयर पीस निकालकर बूढ़े के कान में लगा दिया। फिर क्या था, बूढ़े ने जो सुना वही रिपीट किया। इस पूरी चालाकी को देखकर हैरिसन को लगा कि कुआई वाकई में बहुत काबिल है। उसे कुआई की समझदारी बहुत पसंद आई। उसने कुआई की बहुत तारीफ भी की। अब हैरिसन ने सोच लिया कि इस डील के बाद वो अगला टारगेट भी कुआई के साथ ही करेगा। अब उनकी नजर गई नन के टेम्पल पर। हैरिसन ने सबको बताया कि अब उनका टारगेट वो टेम्पल और उसके पास का बड़ा सा पार्किंग लॉट है। उस जगह की कीमत कम से कम 10 बिलियन है। अगर ये डील भी हो गई तो उन्हें पूरी जिंदगी पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हैरिसन को ये नहीं पता था कि अब पुलिस भी उनकी चालों पर नजर रख रही है। पुलिस को सबको पकड़ने के लिए अब बस एक मौका चाहिए। दूसरी तरफ वो बूढ़ा एक्टर जिसे पैसे मिल चुके थे अपने घर जा रहा था। वो बहुत खुश था। वो फोन पर अपने परिवार से बात कर रहा था। लेकिन अगले ही पल एक ट्रक आकर उसे कुचलकर भाग जाता है। उसका शरीर बुरी तरह कुचल गया और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद हैरिसन ने करवाया था, क्योंकि मरा हुआ आदमी किसी को कुछ नहीं बता सकता। अगले दिन जिस कंपनी ने वो जमीन 1.1 बिलियन में खरीदी थी, उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हो गई। पैसे दे दिए लेकिन जमीन अभी तक नहीं मिली। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट लिखवाई। उसने कहा कि जो पैसा गया है वो पुलिस वापस दिलवाए। अब इस केस में एक नई ऑफिसर योशिनोबु शामिल हुई। वो एक रूकी मतलब नई इन्वेस्टिगेटर थी। योशिनोबु दिखने में सख्त थी लेकिन ज्यादा तेज नहीं लगती थी। फिलहाल पुलिस के पास बस इतना ही क्लू था कि हैरिसन ने पहले एक घर किराए पर लिया था। तो योशिनोबु और एक और ऑफिसर नोलन दोनों वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में एक औरत बाहर आई और पूछा क्या चाहिए। योशिनोबु ने उससे पूछा कि क्या जब वो इस घर में रहने आई थी तो क्या उसे इस घर में कुछ अजीब चीज मिली थी। तभी अंदर से एक आदमी की आवाज आई जो उस औरत को अंदर आने बोल रहा था। तब औरत ने घबराहट में दरवाजा बंद कर दिया। नोलन वहाँ से जाने लगा लेकिन योशिनोबु को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि उस औरत के चेहरे पर चोटों के निशान थे। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। अब की बार उस आदमी ने दरवाजा खोला। तब योशिनोबु ने उससे झगड़ा करते हुए पूछा कि क्या वो उस औरत के साथ जबरदस्ती करता है। बातों ही बातों में योशिनोबु ने उस आदमी को धक्का देकर गिरा दिया। तब वो औरत गुस्से में भागती हुई आई और योशिनोबु पर हमला कर दिया। लेकिन योशिनोबु उससे ज्यादा ट्रेन थी। लेकिन यहाँ पता चला उसे गलतफहमी हो गई थी। दरअसल वो औरत बॉक्सिंग प्लेयर थी और उसे वो सारी चोटें बॉक्सिंग मैच में लगी थी। उस कपल में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अब उस औरत ने योशिनोबु को बताया कि कुछ दिन पहले उसे एक धमकी भरा लेटर मिला था। डर के मारे उसने वो खत सीधा गार्बेज पाइल में फेंक दिया। अब योशिनोबु और नोलन को उस कूड़े के ढेर में जाना पड़ा। नाक बंद करके दोनों ने पूरा गार्बेज टटोल दिया। लेकिन आखिर में उन्हें एक खत मिला जो जेल में बंद किसी कैदी ने कुआई को लिखा था। इस तरफ ग्राउंड मास्टर गैंग अपनी अगली ठगी की तैयारी में थे। अब उनका टारगेट थी नन आइकुआ, वही नन जो टेम्पल में स्क्रिप्चर पढ़ती थी। पता चला कि आइकुआ के पति ने पहले उसके साथ बहुत बार धोखा किया था। उसके कई औरतों के साथ अफेयर थे। जब आइकुआ को ये पता चला तो उसने तुरंत उसे तलाक दे दिया। तब लोगों के मन में ये सवाल आया कि एक नन की शादी कैसे हो सकती है। लेकिन उस जमाने में उसने अपने पास्ट को सबके सामने रखा था और जब रिपोर्टर्स उसका पीछा करने लगे तो उसने टेम्पल से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी
कि आइकुआ पहले ही मीडिया में साफ बोल चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी टेम्पल नहीं बेचेगी। अब ग्राउंड मास्टर गैंग को कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि सब कुछ छिपाकर काम किया जा सके। हैरिसन ने सबको काम बांट दिए। विजी को काम मिला कि वो आइकुआ की जगह लेने के लिए किसी नई एक्टर को ढूंढे। कुआई को बोला गया कि वो आइकुआ पर नजर रखे और जैसे ही मौका मिले काम शुरू करे। अगले कुछ दिन कुआई एक फैटी नाम के ठग के साथ था। दोनों मिलकर आइकुआ पर नजर रख रहे थे, लेकिन हर दिन वही होता। आइकुआ टेम्पल में बैठती और स्क्रिप्चर पढ़ती रहती। फैटी ने पूछा कि कुआई को इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गया। तब कुआई ने अपना पुराना किस्सा सुनाया। उसने बताया कि पहले वो टैक्सी चलाता था, वो स्कॉट सर्विस की लड़कियों को ले जाया करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही बोरिंग थी, लेकिन एक दिन जब वो अपने रेगुलर क्लाइंट का इंतजार कर रहा था तब उसे हैरिसन का कॉल आया। हैरिसन ने उसे तुरंत ही मिलने बुलाया। जब कुआई वहां पहुंचा तो देखा कि एक औरत बेहोश पड़ी है। साफ दिख रहा था उसे हैरिसन ने कुछ किया है। हैरिसन ने कुआई को चुप रहने को कहा और उसे बहुत सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन कुआई ने पैसे लेने से मना कर दिया और हैरिसन पर ध्यान न देकर सीधा उस औरत की जान बचाने उसे फर्स्ट एड देने लगा, जिससे वो औरत सच में बच गई। बस यही से हैरिसन ने कुआई को अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब प्रेजेंट टाइम में वहाँ उनका साथी माइटी आया। इस माइटी को आप याद रखिएगा। माइटी ने बताया कि नन आइकुआ का महीने का बहुत ज्यादा खर्चा है, लेकिन वो तो टेम्पल में रहती है, वही खाती पीती है, तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है। तभी इतने में फैटी ने बताया कि कुछ हुआ है। दरअसल टेम्पल में से एक बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न लेडी बाहर आ रही थी, लेकिन कुआई ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि वही नन आइकुआ है। अब वो दोनों कार में बैठकर उसका पीछा करने लगे। देखना था कि नन रात में कहाँ जाती है। थोड़ी ही देर में आइकुआ एक बहुत ही लग्जरी होटल के सामने आई। कुआई उसके पीछे पीछे गया और देखा कि वो किस रूम में गई है। उसने तुरंत ही फैटी से आइकुआ का बाजू वाला रूम बुक करने को कहा, लेकिन वो होटल अंडरवर्ल्ड के लोगों को सर्विस नहीं देता था, इसीलिए कुआई को एक हैकर की मदद लेनी पड़ी। हैकर ने सिस्टम हैक करके उस कमरे के पास वाला दरवाजा खोल दिया। फिर कुआई ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और दीवार में कान लगाकर सुनने लगा। उसने जो सुना उससे वो चौंक गया, क्योंकि आइकुआ तो वहाँ मल्टीपल मर्दों के साथ यामाकाटा कर रही थी जैसे कोई अडल्ट स्टार हो। मतलब ग्राउंड मास्टर गैंग को अब एक और मौका मिल गया था। वही दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी एक मीटिंग कर रही थी। उनका प्लान उस जगह पर एक कमर्शियल लैंड खरीदने का था। पैसे तो इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन सेलर जमीन बेच नहीं पा रहा क्योंकि वो कपल आपस में तलाक ले रहे थे। उधर कंपनी के सारे पार्टनर्स टेंशन में थे, क्योंकि अगर जल्दी से कोई इतनी बड़ी दूसरी जमीन नहीं मिली तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। बॉस ने सारी गलती अपने जूनियर लोगों पर डाल दी और एन नाम के आदमी को बकरा बनाया गया। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि खुद के बाल नोचने की हालत में था। उसी रात एन ने बहुत शराब पी, फिर घर जाने निकला। रास्ते में उसे जोर से टॉयलेट लगी, इसीलिए वो एक कोने में रुक गया। तभी उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तब उसकी नजर उस टेम्पल और उसके आसपास के बड़े से खाली इलाके पर गई। तभी एन को लगा कि उसकी मुसीबत का रास्ता शायद यही से निकल सकता है। इधर कुआई ने जो टेम्पल वाली सीक्रेट वीडियो बनाई थी, सब उसे ध्यान से देख रहे थे। उसमें दिखा कि नन आइकुआ अक्सर रात में बाहर जाकर मेल स्कॉट को बुलाती है, लेकिन उसमें एक लड़का बहुत खास था, एंथोनी। एंथोनी एक टॉप स्कॉट था, लेकिन बाकी लोगों की तरह वो सीधे एक्शन में नहीं आता था। वो बस एक कोने में बैठकर देखता था, मतलब वो लंबा गेम खेल रहा था। ग्राउंड मास्टर गैंग को लगा कि यही बंदा उनके आगे का काम आसान करेगा। अब उन्होंने प्लान बनाया कि पहले किसी तरह आइकुआ को साइड में किया जाए, फिर उसके बाद किसी एक्टर को तैयार करके आइकुआ की जगह रखा जाए। इसीलिए कुआई फिर उसी हैकर के पास गया जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। कुआई ने उससे कहा कि उसके चेहरे पर जलने के निशान बना दे। फिर कुआई सीधा स्कॉट एजेंसी में नौकरी के लिए चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर जलने के निशान इतने ज्यादा थे कि एजेंसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कुआई ने कहा कि वह एंथोनी का फैन है और उसी के साथ काम करना चाहता है। उसी समय एंथोनी वहाँ से गुजर रहा था। ये सुनते ही एंथोनी खुश हो गया और तुरंत ही बोला कि अब कुआई उसके साथ काम करेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद एंथोनी एक अमीर औरत के साथ ड्रिंक करने चला गया। उसने औरत को पूरी तरह अपने चाम में फंसा लिया और उसका क्रेडिट कार्ड इतना ज्यादा स्वाइप करवाया कि पीएसओ मशीन फुल होने वाली थी। रात को एंथोनी घर लौटने वाला था, तब कुआई ने खुद ही उसे ऑफर दे दिया कि वो उसका ड्राइवर बनना चाहता है। फिर एंथोनी उसे एक अनजान और छोटे से मोटल में लेकर गया। अब थोड़ी देर बाद कोई 3 लड़कियों को ऊपर लेकर गया, लेकिन ये देखकर कुआई एकदम शॉक था क्योंकि वो लड़कियां नाबालिग थी। मतलब एंथोनी एक पेडोफाइल है। अब घर जाने के बाद कुआई बाथरूम में गया ताकि फ्रेश हो सके, लेकिन शीशे में अपने चेहरे के निशान देखकर उसे कुछ पुरानी यादें आने लगी। असल में कई साल पहले उसके पिता ने उनका घर जला दिया था। उस हादसे में कुआई की माँ, बीवी और बच्चे आग में जलकर मारे गए थे। उसके पिता ने ऐसा क्यों किया ये आज तक पता नहीं चला। उस हादसे के बाद कुआई पूरी
पूरी तरह से अकेला हो गया था। उसे जिंदगी से नफरत सी हो गई थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हैरिसन से हुई और वहीं से वो ग्राउंड मास्टर गैंग में शामिल हो गया। दूसरी तरफ यामामुरा बहुत परेशान था क्योंकि नन आइकुआ ने पहले ही साफ बोल रखा था कि वो टेम्पल कभी नहीं बेचेगी और ये डील 10 बिलियन की थी, कोई मजाक नहीं था। सभी बायर को लगने लगा था कि कहीं ये कोई स्कैम न निकले, इसीलिए कोई भी बायर आगे आने से डर रहा था। तभी एक ब्रोकर ने यामामुरा से कांटेक्ट किया। उसने बताया कि एक कंपनी को अर्जेंट एक बड़ी जमीन चाहिए और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि एन की थी। ब्रोकर ने बताया कि इतनी बड़ी कंपनीज यामामुरा जैसे छोटे अकाउंटेंट पर भरोसा नहीं करेगी, इतनी बड़ी डील का निगोशिएशन उनसे नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बड़ी और जानी मानी कंपनी बीच में मीडिएटर बन जाए तो डील हो सकती है। ब्रोकर ने कहा कि वो ऐसी बड़ी कंपनी ढूंढेगा, लेकिन डील होने के बाद उसे 50 मिलियन चाहिए। यामामुरा ने जाकर हैरिसन को सब बताया। हैरिसन को ये आइडिया अच्छा लगा। जैसे ही ये बात फाइनल हुई तभी वीजी वहां आई। दरअसल उन्हें वहां बैठी एक्टर में से नन जैसी दिखने वाली औरत को चुनना था, लेकिन हैरिसन ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसने ये काम कुआई को दे दिया। कुआई ने सबको ध्यान से देखा लेकिन बोला कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं है क्योंकि उनकी शक्ल आइकुआ से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन उनके हाव भाव, चलने का तरीका, अंदाज आइकुआ जैसा नहीं है। हैरिसन भी कुआई की बात से पूरी तरह सहमत था। अब उसकी कुआई के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। फिर रात को कुआई काम पर नाइट क्लब में गया। अब हमेशा की तरह आइकुआ वहां आई, ड्रिंक ऑर्डर किए और एंथोनी के लिए कार्ड स्वाइप करना शुरू कर दिया। एंथोनी भी बहुत घटिया आदमी था। उसने कुआई को देखा और अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। उसने आइकुआ से कहा कि वो उसे एक अच्छी जगह लेकर जाएगा। दरअसल आइकुआ एंथोनी के पीछे पागल थी। उसे लगा था कि शायद अब एंथोनी उसके साथ रूम में जाएगा, लेकिन असल में एंथोनी ने कुआई को आइकुआ के मत्थे मर दिया। मतलब उसे मजबूर किया कि वो कुआई के साथ रात बिताए। फिर कुछ देर बाद एंथोनी फिर से उसी पुराने मोटल पहुंचा। वहाँ पहले ही पिछली बार की तरह 3 लड़कियां भेज दी गई थी। एंथोनी के जाने के बाद कुआई फैटी को कॉल करके बोला कि अब एक्शन का टाइम है। फिर कुछ देर बाद फैटी अपने आदमियों को लेकर मोटल में गया। उसने कमरे में जो भी हो रहा था उसके पूरे सबूत इकट्ठा कर लिए क्योंकि वहाँ जो लड़कियां थी वो अब भी नाबालिग थी। अगर ये सबूत पुलिस को मिल जाए तो एंथोनी सीधा जेल जाएगा। फिर कुआई अपना मेकअप हटाकर कमरे में आया। उसने एंथोनी को ब्लैकमेल किया कि वो ये बात बाहर नहीं लाएगा, लेकिन अब उसे उनकी मदद करनी पड़ेगी। उधर ब्रोकर ने यामामुरा से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। उसे एक जानी मानी और पावरफुल रियल एस्टेट कंपनी मिल गई जो टेम्पल बेचने की डील में उनकी तरफ से मीडिएटर बनने तैयार है। डील फाइनल होते ही ब्रोकर को उसकी फीस मिल गई थी, इसीलिए वो खुश होकर सेलिब्रेट करने शराब की बोतल निकालता है। तभी उसे हैरिसन ने कॉल किया। फोन पर हैरिसन ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन फोन रखने के कुछ ही देर बाद कुछ वर्कर यूनिफॉर्म पहने ब्रोकर के ऑफिस में घुस आए। फिर उन्होंने ब्रोकर को मार दिया। वही दूसरी तरफ ऑफिसर नोलन और यशिनबू ने उस लेटर को फॉलो किया जो उन्हें गार्बेज पाइल में मिला था। वो लोग सीधा जेल गए और उस लेटर को भेजने वाले आदमी से मिले। तब यहाँ हमें पता चला कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद कुआई का बाप है। दरअसल पहले वो एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक था, लेकिन उसे एक ठग्गी गैंग ने बुरी तरह ठगा था जिससे वो बर्बाद हो गया। तब उसने गुस्से में घर को जलाकर जान देने की कोशिश की, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन उसकी बीवी, कुआई के बच्चे और उसकी बीवी मारे गए। इसीलिए उसे जेल हुई। लेकिन नोलन और यशिनबू ये जानकर शौक रह गए क्योंकि उस गैंग को खुद कुआई ने अपने बाप से मिलवाया था। मतलब ऐसे ठग तो कुआई के दुश्मन होने चाहिए थे क्योंकि ऐसी ही ठगों की गैंग ने उसका परिवार उजाड़ दिया था। लेकिन अभी तो वो खुद ग्राउंड मास्टर गैंग में काम कर रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? उधर वीजी अब भी आइकुआ जैसी औरत ढूंढ रही थी। काफी ढूंढने के बाद उसे एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट मिल गई। वो औरत दिखने में बिल्कुल आइकुआ जैसी थी। वीजी ने उससे कैजुअली बात करना शुरू किया और थोड़ी ही देर बाद पता चला कि वो औरत जिंदगी में बहुत परेशान है क्योंकि उसका पति उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ भाग गया और अपने पीछे बहुत सारा कर्ज छोड़ गया जिसे अब उस औरत को भरना है। अब वो अकेली रह गई थी। उसका एक ही सहारा था, बस उसका बेटा। लेकिन जल्द ही उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। अब माँ बेटे की हालत ऐसी थी कि वो जैसे तैसे दिन काट रहे थे। हर दिन का गुजारा मुश्किल हो गया। लेकिन ये सब सुनकर विजी को बहुत खुशी हुई। उसने उस औरत से थोड़ी मीठी मीठी बातें करके तसल्ली दी। फिर तुरंत ही उसने हैरिसन को वीडियो कॉल किया। उसे उस औरत की फोटो दिखाकर पूछा कि ये औरत उनके काम के लिए कैसी रहेगी। हैरिसन ने उसे बस एक नजर में देखकर ही फाइनल कर लिया। तभी यामामुरा ने अपने फोन में एक न्यूज देखी जिसमें ब्रोकर के मर्डर की न्यूज थी। तब उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ पुलिस भी ब्रोकर के घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन साफ दिख रहा था जिसने भी ये किया है वो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि कोई प्रोफेशनल कातिल है। पूरे क्राइम सीन को अच्छे से साफ किया गया था। कातिल ने ब्रोकर की चीजों को छुआ तक नहीं और ना ही कोई सबूत छोड़ा। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि ब्रोकर ने मरने से पहले एक रियल एस्टेट कंपनी से कांटेक्ट किया था। ये सुनते ही पुलिस को समझ में आ गया कि ये ग्राउंड मास्टर गैंग का ही कोई नया स्कैम है। दूसरी तरफ एन पहले से ही टेम्पल को बैकअप प्लान के तौर पर खरीदना चाहता था और जब उसे पता चला कि एक रियल एस्टेट कंपनी उस टेम्पल को बेचने में इंटरेस्टेड है तो
उसने उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया, उसे सब कुछ ठीक लगा, इसीलिए उसने कंपनी से कांटेक्ट किया और निगोशिएशन की तारीख तय की। कुछ दिन बाद यामामूरा और कोआई एक कैफे में पहुंचे। उन्हें उसी दिन बायर से निगोशिएशन करनी थी, लेकिन दोनों को लगा कि इतनी जल्दी सामने नहीं आना चाहिए, वो थोड़ी देर में जाएंगे ताकि सामने वाले पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे। लेकिन वो जानते नहीं थे कि ठीक उनके पीछे नोलन भी उनका पीछा कर रहा था। कैफे में बैठकर यामामूरा और कोआई बात करने लगे। यामामूरा ने बताया कि पहले के जो एक्टर थे और वो ब्रोकर सब मर चुके हैं। उसे पूरा यकीन था कि इन सब के पीछे हैरिसन ही है। अब यामामूरा को डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उनके यूजलेस होने पर हैरिसन उन्हें भी खत्म करवा दे। इसीलिए उसने सोच लिया था कि इस डील के पैसे लेकर वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वही नोलन ने अब सब कुछ सुन लिया था, लेकिन उसने तुरंत कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर बाद यामामूरा और कोआई वहां से निकल गए। नोलन उनके पीछे जा रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की कॉल आई। कॉल की दूसरी तरफ हैरिसन था। हैरिसन ने कहा कि वो पहले से ही सब कुछ देख रहा है, मतलब उसने पुलिस स्टेशन तक अपनी नजरें गाड़ रखी है। तभी अचानक कुछ लोगों ने दिन दहाड़े नोलन को किडनैप कर लिया। उधर अब यामामूरा और एन आमने सामने थे। एन की टीम ने सबसे पहले पूछा कि नन यानी आइकुआ खुद क्यों नहीं आई। यामामूरा ने जवाब दिया कि वो पाठ पूजा में बहुत बिजी है, जब प्राइस फाइनल होगा तब वो आ जाएगी। कोआई ने डॉक्यूमेंट निकाले जो सारे नकली थे। एन की टीम ने उन्हें अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन कोई भी गलती नहीं पकड़ पाए। अब दोनों पार्टीज में प्राइस निगोशिएशन शुरू हुआ। कुआई ने 15 बिलियन से शुरुआत की। एन मन ही मन उसे लालची बोलकर गाली दे रहा था। फिर वो प्राइस नीचे लाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उनके पास लिमिटेड बजट है। थोड़ी बहुत बातचीत और निगोशिएशन के बाद 11.1 बिलियन में डील तय हो गई। लेकिन तभी कुआई और यामामूरा ने नन की तरफ से एक शर्त रखी कि पेमेंट अगले 7 दिनों के अंदर होनी चाहिए। एन जानता था कि इतनी जल्दी पैसे इकट्ठा करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर भी उसे शक था कि कहीं ये लोग फ्रॉड तो नहीं, इसीलिए उसने जोर देकर कहा कि वो लोग नन से खुद मिलना चाहते हैं। तब तय हुआ कि वो लोग नन से टेम्पल में ही मीटिंग करेंगे। इस तरफ नोलन खुद परेशानी में फंस चुका था। हैरिसन के लोग उसे पकड़ लाए थे। नोलन सालों से हैरिसन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वो खुद हैरिसन के कब्जे में था। तब हैरिसन ने वही पुराना तरीका अपनाया। उसने नोलन के परिवार को मारने की धमकी दी। उसने कहा कि नोलन खुद छत से कूद जाए, वरना वो उसके बीवी बच्चों को मार देगा। सबसे घिनौनी बात तो ये थी कि हैरिसन ने एक नकली सुसाइड लेटर भी बना लिया था। उसने नोलन से कहा कि वो जल्दी फैसला करे। नोलन ऐसा आदमी था जिसने कई बार मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। डर के मारे उसकी टांगे कांपने लगी, लेकिन हैरिसन और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने नोलन को खुद ही छत से धक्का दे दिया। तभी नोलन का फोन बजा। दूसरी तरफ योशिनोबु थी। हैरिसन ने फोन उठाया, उसकी बात सुनी और फिर फोन नीचे फेंक दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद ऐसा दिखाया गया कि जैसे नोलन ने खुदकुशी की हो। पुलिस ने उसकी लाश बरामद की। रिपोर्ट में लिखा गया कि नोलन को पहले से ही कैंसर था और वो जिंदगी से हार चुका था, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। लेकिन योशिनोबु को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने कहा कि कुछ दिन पहले ही नोलन बोल रहा था कि वो हैरिसन को पकड़ने वाला है, फिर वो इतनी जल्दी हार कैसे मान गया। उसने नोलन की बीवी से पूछा कि सुसाइड नोट में कोई शक की बात तो नहीं। नोलन की बीवी ने बताया कि हैंड राइटिंग तो नोलन की ही लग रही है, लेकिन लिखने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। फिर उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और बताया कि नोलन को पहले से शक था कि कोई उसे मार सकता है। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इस आदमी से कांटेक्ट करे। योशिनोबु उस आदमी से मिलने गई। वो एक प्रोफेशनल पेपराजी था। सीक्रेट फोटोज खींचना उसके लिए आम बात थी। दरअसल उसने कुआई की पूरी जानकारी निकाल ली थी। उसने योशिनोबु को बताया कि कुआई के पिता को जिसने ठगा था उसका नाम यॉर्क था, लेकिन बाद में वो देश छोड़कर भाग गया। उसने ये भी बताया कि कुआई की माँ और परिवार की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, तब कुआई कब्रिस्तान जरूर आएगा। उधर आइकुआ फिर से नाइट क्लब पहुंची। अब एंथोनी को अपना काम करना था। उसने आइकुआ से मीठी मीठी बातें करके उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। फिर एंथोनी ने उसे कुछ दिन के लिए एक ट्रिप पर चलने को कहा। ये सुनकर पहले तो आइकुआ कुछ सेकंड के लिए चौंक गई, लेकिन फिर एंथोनी की बॉडी और चार्म देखकर मान गई। उधर एन ने टेम्पल को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया था। अब बस नन से मिलना बाकी था। इसी बीच कुआई कब्रिस्तान पहुंचा। वहाँ पहले से योशिनोबु छुपी हुई थी। फिर जैसे ही कुआई वहाँ आया, योशिनोबु सामने आ गई और उसे सब सच बता दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि वो उसके बाप से मिलने जेल गई थी। लेकिन ये सुनकर कुआई को गुस्सा आ गया। उसने योशिनोबु को धक्का दे दिया और अपनी कार में वहाँ से चला गया। लेकिन योशिनोबु ने पहले ही उसकी कार में बग लगा दिया था। थोड़ी देर बाद कुआई हैरिसन से मिलने पहुंचा, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। विजी ने बताया कि एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। दरअसल जिस औरत को नन का रोल करना था उसके बीमार बेटे की मौत हो गई, इसीलिए उसने काम करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो ये सब अपने बीमार बेटे के लिए ही कर रही थी। अब उस औरत के ना आने की वजह से ग्राउंड मास्टर गैंग की पिछली कई दिनों की सारी मेहनत एक झटके में बेकार हो गई थी। यामामुरा को लगा
लगा कि अब उसका रिटायरमेंट का सपना टूट गया। लेकिन उसी समय यामामूरा ने एक आइडिया दिया। उसने कहा क्यों ना अपना सिर मुंडवाकर नन का रोल विजी ही कर ले। उसे आइकुआ की जिंदगी की सारी बातें पता थी। उसका चाल ढाल हाव भाव भी काफी हद तक आइकुआ से मेल खाता है। लेकिन विजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने आइकुआ का रोल करने से साफ मना कर दिया। लेकिन तब हैरिसन ने उसे धमकाया और उसे 100 मिलियन ज्यादा देने का वादा भी किया। ये कोई मर्जी वाली बात नहीं थी, बात सीधी थी। अगर इनकार किया तो अंजाम बुरा ही होगा। विजी समझ गई कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं। वो रोने लगी और रोते रोते बोली ठीक है, वो ये रोल करेगी। अगले दिन सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। दूसरी तरफ एंथोनी और नन आइकुआ अपने ट्रिप पर जाने वाले थे। वो फिलहाल एयरपोर्ट पर है। इस तरफ विजी ने बायर के पूछे जाने वाले सभी सवालों को याद कर लिया था। अब बायर के आने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। सबको लग रहा था कि अब पैसा आसानी से मिल जाएगा। तभी उन्हें हैरिसन का फोन आया। उसने बताया कि प्लान बदल गया है क्योंकि नन आइकुआ 1 घंटे में वापस आ रही है। अब उन्हें 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ निपटाना होगा। फोन रखते ही हैरिसन माइटी के पास गया। माइटी तो याद ही होगा आपको, जिसने आइकुआ की डिटेल निकाली थी कि वो महीने में बहुत ज्यादा खर्चा करती है। हैरिसन के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। असल में नन आइकुआ का अचानक लौटना माइटी की ही चाल थी। दरअसल उसने एंथोनी को एयरपोर्ट के वॉशरूम में मार दिया। फिर एंथोनी की डेड बॉडी की फोटोज आइकुआ को दिखाकर धमकी दी कि अगर वो अभी वापस नहीं लौटी तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। दरअसल माइटी अचानक उनके खिलाफ इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि जिसने भी हैरिसन के साथ काम किया है वो एक एक करके मारा जा रहा है। माइटी को लगा कि अगला नंबर शायद उसी का हो सकता है, इसीलिए उसने एक टेस्ट किया। उसने हैरिसन से ज्यादा मतलब डबल पैसे मांगे। तब हैरिसन ने डबल पैसे देने के लिए तुरंत ही हाँ कर दी और इसी से माइटी को यकीन हो गया कि उसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि मौत मिलेगी। इसीलिए उसने एंथोनी को मारने का प्लान बनाया ताकि हैरिसन का पूरा प्लान ही फेल हो जाए। लेकिन उसने हैरिसन की चालाकी को हल्के में लिया। हैरिसन को सब कुछ पहले से पता था। हर किसी की एक्टिविटी पर उसकी नजर रहती थी। इसके बाद हैरिसन ने माइटी को मार कर उसके घर में आग लगा दी। अब आइकुआ के लौटने से पहले कोई परेशानी ना हो, इसीलिए कुआई ने आइकुआ को रोकने के लिए फैटी को एयरपोर्ट भेजा। लेकिन जैसे ही फैटी वहां पहुंचा तब तक आइकुआ ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठ चुकी थी। अब फैटी को टैक्सी लेकर उसका पीछा करना पड़ा। वही इस तरफ एन ने विजी की पहचान वेरीफाई कर ली। अब उन्हें टेम्पल जाना था। तभी फैटी का फोन आया। उसने बताया कि वो नन को पकड़ नहीं पाया, वो अभी हाईवे पर है। इसका मतलब वो करीब 10 मिनट में टेम्पल पहुंच जाएगी। फैटी इतना गुस्से में था कि उसने ड्राइवर को 2 थप्पड़ मार दिए ताकि वो गाड़ी तेज चलाए। लेकिन तभी फैटी का एक्सीडेंट हो गया। अब ये सुनते ही कुआई को समझ में आ गया कि नन जल्दी ही पहुंचने वाली है, इसीलिए वो बहाना ढूंढने लगा ताकि टेम्पल न जाना पड़े। लेकिन एन बार बार कहता रहा कि उसे टेम्पल में जाकर प्रेयर करनी है। आखिरकार मजबूरी में उन्हें टेम्पल का दरवाजा खोलना पड़ा। लेकिन उसी समय एक टैक्सी आकर टेम्पल के गेट पर रुकी। टैक्सी को देखकर विजी और बाकी के लोग बहुत घबरा गए। उन सभी को जैसे हार्ट अटैक आने वाला था। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो पकड़े जाएंगे। लेकिन उस टैक्सी में एक बूढ़ा कपल था। वो टेम्पल में प्रार्थना करने आए थे। तब जाकर उनकी जान में जान आई। फिर सब मेन हॉल में पहुंचे। एन ने अपनी प्रेयर करने में बहुत टाइम लगाया। सबको लगा कि अब बस पैसे मिलने ही वाले हैं। लेकिन तभी एन ने एक लेटर निकाला। वो नन आइकुआ ने लिखा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी भी टेम्पल नहीं बेचेगी और सबको ऐसे ठगों से बचकर रहना चाहिए। दरअसल ये काम भी माइटी का ही था। अब तक हमेशा सबके पीछे काम करने वाली विजी अब सबके सामने एक्सपोज होने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। लेकिन वहाँ यामामूरा भी मौजूद था। यामामूरा ने तुरंत ही कहा कि ये लेटर नन आइकुआ ने नहीं लिखा, जरूर ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो उनकी कंपनी या आइकुआ से जलता हो। लेकिन एन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन तभी अचानक विजी ने कमाल की एक्टिंग शुरू की। वो रोने लगी और सबको अपने साथ साइड हॉल की तरफ लेकर गई। उसने कहा कि वो टेम्पल इसीलिए नहीं बेचना चाहती थी क्योंकि यहाँ 5 कीमती मूर्तियां रखी है जो उसके लिए अनमोल है। उसने रोते हुए कहा कि टेम्पल का सबसे बड़ा रहस्य यही है। फिर उसने हर मूर्ति की कहानी सुनाई क्योंकि उसे आइकुआ की जिंदगी की सभी डिटेल पहले से पता थी। वो एकदम प्रोफेशनल और इमोशनल लग रही थी। ये देखकर एन का दिमाग हिल गया। उसकी सोच और समझ दोनों ही धोखा खा गए। उसने झुककर माफी मांगी और बोला कि उससे गलती हो गई कि उसने एक अच्छे इंसान पर शक किया। फिर कुआई उन्हें वापस ले जाने लगा। उनके वहां से जाते ही नन आइकुआ की कार टेम्पल की ओर आने लगी। कार देखते ही कुआई और यामामूरा ने तुरंत ही टेम्पल का गेट बंद किया। फिर आइकुआ अंदर आई लेकिन उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। फिर दोपहर को एन ने पूरा पैसा एक ही बार में चुका दिया। अब ग्राउंड मास्टर के सभी गैंग मेंबर को अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। सब बहुत खुश थे। लेकिन कुआई अकेला हैरिसन से मिलने गया। उसने कहा कि उसे पहले ही एंथोनी वाली बात पर शक था और उसने माइटी को भी मार दिया होगा। लेकिन हैरिसन ने ना तो इनकार किया और ना ही हाँ कहा। ये देखकर कुआई चुपचाप और उदास होकर घर लौट गया। लेकिन उसके कार में योशिनोबु ने ट्रैकर लगा रखा था। वो कुआई के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया और जब कुआई ने दरवाजा
दरवाजा नहीं खोला। तब उसने कुवाई को अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन बताई। दरअसल जिस ठग ने कुवाई के पिता को ठगा था वो भी हैरिसन का ही आदमी था, और इतना ही नहीं, बाद में अपने साथी को मारकर हैरिसन ही विदेश भाग गया था। और इसके अलावा हैरिसन को शुरुआत से ही कुवाई की असली पहचान पता थी, और हैरिसन का कुवाई को अपनी टीम में लाने का मकसद कुछ और ही था। शायद कुवाई की काबिलियत का इस्तेमाल करना या फिर उसे अपनी नजरों के सामने रखना। फिर योशिनोबु के जाने के बाद कुवाई ने वो बिजनेस कार्ड और फोटोज देखे जो योशिनोबु छोड़कर गई थी, और अब बस उसे हैरिसन से अपने परिवार का बदला लेना था। उधर एन अब कंपनी का हीरो बन चुका था। सब लोग पार्टी में उसे बधाई दे रहे थे। चारों तरफ एन की तारीफ हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद आखिरकार एन को समझ में आ गया कि उसके साथ ठगी हुई है। असली आइकुआ को देखकर एन होश में नहीं रहा, और तभी एक तेज रफ्तार बस ने उसे कुचल दिया। दूसरी तरफ कुवाई सीधा हैरिसन के सामने गया। सभी सबूत सामने थे, फिर भी हैरिसन ने साफ इनकार कर दिया और कहा वो सब भूल जाए, क्योंकि हैरिसन कुवाई को अपनी जगह देखता है। वही दूसरी तरफ वीजी ने कुछ पैसे उस पुरानी एक्ट्रेस को भेजे जिसके बेटे की मौत हो गई थी, ताकि उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। फिर बाकी के पैसे लेकर वो गायब होने की तैयारी में थी। लेकिन हैरिसन किसी को भी जाने नहीं देता। सिर्फ विजी ही नहीं बल्कि और भी कई हिटमैन यामामुरा के पीछे लगे थे। हैरिसन ने सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। इस तरफ अब कुवाई हैरिसन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसने अपने मरे हुए परिवार का बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसने हैरिसन पर गन तान दी, लेकिन तभी फेटी ने पीछे से आकर कुवाई को चाकू मार दिया। दरअसल हैरिसन ने उसे ग्राउंड मास्टर बनाने का वादा किया था। वो हैरिसन को ये दिखाना चाहता था कि वो पूरी तरह से वफादार है, इसीलिए अब वो कुवाई को मारने वाला था। लेकिन जैसे ही फेटी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे हैरिसन ने शूट कर दिया। उसने फेटी से कहा कि कभी किसी ठग की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। इसके बाद हैरिसन खुद कुवाई को शूट करने वाला था, लेकिन जब उसने गन चलाई तो पता चला गोलियां खत्म हो चुकी है। अब दोनों में जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन कुवाई बुरी तरह घायल था, इसीलिए उसका हैरिसन के सामने टिकना मुमकिन नहीं था। वो अब कुवाई को मारने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक योशिनोबु वहां पहुंच गई। उसके हाथ में गन थी, लेकिन हैरिसन तब भी हार नहीं मानता। उसने योशिनोबु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन योशिनोबु ने 2-3 जोरदार किक मारकर उसे गिरा दिया। अब जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो हैरिसन ने आखिरी चाल चली। उसने एक बम निकालकर सीधा कुवाई की तरफ फेंक दिया। तभी योशिनोबु जान की परवाह किए बिना दौड़कर कुवाई की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी कुवाई ने बम को दूर फेंक दिया, जिससे बम उनसे दूर ब्लास्ट हुआ। कुछ देर बाद कुवाई को हॉस्पिटल में होश आता है। उसकी हालत अब भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और योशिनोबु को पूरा बयान दिया कि हैरिसन ने अब तक क्या क्या किया, किस किस को मारा और कैसे कैसे खेल खेले। उसने जितना हो सके योशिनोबु की जांच में मदद की, लेकिन सवाल ये था कि क्या इतना सब होने के बाद भी वो सच में हैरिसन को पकड़ पाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस है जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। कुल मिलाकर मूवी काफी बढ़िया थी। कहानी सीधी सादी और समझने के लायक थी, लेकिन बस एक बात जो समझ में नहीं आई कि आखिर कुवाई ग्राउंड मास्टर गैंग में शामिल क्यों हुआ। मेरे हिसाब से उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो सोसाइटी से बदला ले सके, क्योंकि वो अब हर चीज से नफरत करता था। अगर वो वाकई में अपने दुश्मनों को ढूंढना चाहता तो वो हैरिसन को बहुत पहले पकड़कर मार सकता था। इसके अलावा मूवी में कुछ बातें बहुत ज्यादा इलॉजिकल है, जैसे हैरिसन एकदम पागल बेरहम और शातिर इंसान था। उसने इतने सारे लोगों को मारा, फिर भी पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे पुलिस बिल्कुल ही बेकार और निकम्मी थी। इसके अलावा ये कहानी एक स्कैम पर बेस है जिसमें दिमाग, चालाकी और स्कैम का खेल होना चाहिए था, लेकिन मूवी में बस मारकाट चल रही है। हैरिसन कभी इसे तो कभी उसे मारे जा रहा है। अगर हैरिसन इतनी आसानी से किसी को भी मार सकता था तो उसने पहले ही नन को क्यों नहीं मार दिया। और इसके अलावा जो लोग सालों से ठगी कर रहे थे जैसे यामामुरा और विजी, उनकी समझ भी जैसे गायब ही हो गई थी। सबको पता था कि काम होने के बाद हैरिसन उन्हें मार सकता है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। कहानी की शुरुआत में तो सब कुछ ऑन पॉइंट था, लेकिन एंड आते आते कहानी ढीली पड़ गई, जैसे हाई एक्सपेक्टेशन और लो आउटकम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।